Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Can you hear me? Please give me a yes if I'm audible. Is the video clear? Is the video clear? Can you see the screen? Screen देख पा रहे हैं आप? Great. चलिए तो अब आज शुरू करते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा था, डेटा स्ट्रक्चर्स का हमारा पहला टॉपिक कौन सा आप थे तो बताइए जल्दी। वेरी गुड। सो आज बात होगी हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स के पहले टॉपिक पे, दैट इज स्टैक। ठीक है, चलिए अब स्टैक समझने के लिए एरे की नॉलेज होनी चाहिए। तो एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे, है ना? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताइए, जब आप सी लैंग्वेज में कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जब आप सी लैंग्वेज में कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से आपने कहा इंट ARR5, तो ये एरे का जो मेमोरी डायग्राम होता है वो आप कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं जिसमें कंटिन्यूअस ब्लॉक होगा। कितने बाइट्स का डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। अगर टीसी है तो 10 बाइट्स का, अगर जीसीसी है तो आपको याद होगा 20 बाइट्स का, क्योंकि टीसी मानता है पर इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम होगी, जीसीसी मानता है पर इंटीजर कंज्यूम होगी 4 बाइट। खैर हमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ बिहेवियर पे ध्यान दें। तो ये आपका एक एरे होगा जिसके 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस होंगे, है ना? मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है इस एरे को लेकर कि जब मुझे इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो हम लूप इटरेट करते हैं 0 से लेकर 4 तक, हाँ या ना? आपने अगर कोडिंग करी हो सी में तो आप एक लूप घुमाते हैं जो चलता है इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक। ओके, क्या ये जरूरी है कि लूप 0 to 4 चले? क्या हम लूप को उल्टा नहीं चला सकते 4 to 0? बताइए, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं लूप को उल्टा? यानी एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो दोनों एंड से ओपन है। ये वर्ड्स आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सी में वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, बट डीएस में बहुत बार यूज होगा वर्ड ओपन और क्लोज। तो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो दोनों एंड से ओपन है, मतलब आप इसके फ्रंट एंड से भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और आप इसके बैक एंड से भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? एग्री करते हैं आप? कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि मैं लूप 0 से 4 ही चलाऊं? एज अ प्रोग्रामर मेरी मर्जी, मैं लूप को उल्टा भी इटरेट कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1। तो हम ये बोलते हैं एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये एरे के बारे में पहली खास बात। ठीक है, एरे से स्टैक कैसे कनेक्ट होगा उसको समझिएगा। एरे की दूसरी खास बात, इमेजिन करिए हमारे एरे के अंदर ये डेटा स्टोर्ड है 10, 20, 30, 40 एंड 50। सपोज करिए ये डेटा हमारे एरे के अंदर स्टोर्ड है। नाउ मुझे 20 प्रिंट करना है। आई हैव बीन आस्क्ड टू डिस्प्ले द नंबर 20। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे 20 प्रिंट करना है तो क्या ये जरूरी है कि 20 तक जाने से पहले मैं उसके पहले वाले एलिमेंट को भी एक्सेस करूं? जल्दी बताइए, क्या ये जबरदस्ती है कि मैं 20 से पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको भी एक्सेस करूं? नहीं ना। इसका मतलब एरे की दूसरी खास बात, एरे आपको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। बोल सकते हैं? बताइए, एरे में रैंडमली अलाउड है डेटा एक्सेस करना? मैं सीधे एरे के इंडेक्स नंबर 1 को एक्सेस कर लूं, फिर मन करे तो 4 पे चला जाऊं, फिर 0 पे आ जाऊं, फिर 3 पे चला जाऊं। कोई ऑर्डर नहीं होता ना एरे का डेटा एक्सेस करने का। एरे का डेटा एक्सेस करने का कोई ऑर्डर नहीं होता ना, राइट? अब आप ये दोनों शर्तें या फ्लेक्सिबिलिटीज एरे से छीन लीजिए। आप ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी एरे से छीन लीजिए।
तो आपके सामने जो आएगा वो एरे नहीं होगा, वो अपने आप में होगा एक स्टैक। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज एरे से छीन लीजिए। बताइए कौन सी दोनों फ्लेक्सिबिलिटी, बताइए कौन सी दोनों फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी हम ये छीन लें कि एरे के अंदर जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो दोनों एंड से स्टोर नहीं हो, एरे का डेटा हम स्टोर कर पाए सिर्फ एक एंड से। या तो वो डेटा हम स्टोर कर पाए फ्रंट टू बैक, या हम डेटा स्टोर कर पाए बैक टू फ्रंट, दोनों एंड से अलाउड नहीं हो, नंबर वन। नंबर टू, हम ये फ्लेक्सिबिलिटी भी छीन लें कि हम रैंडमली एक्सेस करेंगे। हम बोले नहीं, रैंडम एक्सेस नहीं होगा, डेटा एक्सेस, रैंडम का ऑपोजिट बताइए, रैंडम का ऑपोजिट बताइए, डेटा एक्सेस सीक्वेंशियल होगा। यानी जब तक आप आगे वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं कर लेंगे, जब तक आप आगे वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं कर लेंगे, तब तक आप पीछे वाले एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये दो शर्तें लगा दी जाएं तो डेटा स्ट्रक्चर की दुनिया में एरे का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म आपके सामने आता है, और ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म अपने आप में कहलाता है स्टैक। आज ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा सर इसका बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अच्छा है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें। बेनिफिट आपको एक लेक्चर बाद समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी आएंगी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जिन्हें सॉल्व स्टैक इजीली कर लेगा। एरे उसको सॉल्व करने बैठा तो आपका समय, आपके लॉजिक, आपके एफर्ट्स ज्यादा लग जाएंगे। तो बेनिफिट को अभी साइड कर देते हैं, अभी हम बेनिफिट के बारे में कोई बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं स्टैक अपने आप में होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब अगर मैं आपको स्टैक की ऑफिशियल डेफिनेशन लिख के दूं, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया कि नहीं आया बताइए। नहीं आया तो प्लीज बोलिए, मैं फिर रिपीट करता हूं। आया? गुड। तो अब अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज अ स्टैक, ठीक, सबसे पहली खास बात स्टैक के बारे में आप बोलेंगे, अ स्टैक इज अ hypothetical data structure. Do you understand the meaning of the word hypothetical? Imaginary. Hypothetical मतलब imaginary, होता नहीं है, होता नहीं है। हम प्रोग्रामर्स कुछ नियम कायदे फॉलो करके स्टैक क्रिएट करते हैं। ये हमारी तरफ से क्रिएट करा गया एक डेटा स्ट्रक्चर है। हम ही ने बोला है कि अगर एरे के ऊपर हम ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो फिर इसका नाम एरे नहीं रहेगा, फिर इसका नाम अपने आप में हो जाएगा स्टैक। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब ये है नहीं, वी प्रोग्रामर्स क्रिएटेड बाय इम्पोजिंग टू इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन एरे। तो मैं फिर आता हूं अपनी डेफिनेशन पे। A stack is a hypothetical data structure. Hypothetical मतलब imaginary, ठीक है? Hypothetical data structure which is a restricted form of an array. ठीक है, अब आपको समझ में आया तो आप बताइए what is the first restriction on an array जो से स्टैक बनाएगा। नंबर वन, जल्दी बताइए। It's open from only one end and close from the other end. ये सिर्फ एक एंड से ओपन रहेगा, ये दूसरे एंड से अपने आप में क्लोज होगा। सो इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, it is open from one end only and closed from the other end, अब आप इमेजिन करिए, क्या रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें आपको ऐसी दिखती हैं जो एक एंड से बंद है और एक एंड से खुली है? इमेजिन करिए। अब मुझे किताबों वाले एग्जांपल मत दीजिएगा, बुक्स का बंडल, प्लेटो का बंडल, ये सब छोड़िए, सब आउटडेटेड एग्जांपल्स हो गए। कोई नया एग्जांपल सोचिए, फाउंटेन पेन यूज करा है आपने? अपने स्कूल के दिनों में फाउंटेन पेन यूज करा है आपने? अगर आप उस फाउंटेन पेन को रिकॉल करें तो जब आप उस फाउंटेन पेन को ओपन करते थे तो उसका एक एंड खुला रहता था, एक एंड बंद रहता था, मानते हैं आप? एक एंड खुला रहता था, एक एंड उसका बंद रहता था, बिल्कुल सही। टूथपेस्ट याद कीजिए। ये सब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स की नजर से देखें तो ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एक एंड बंद है और इनका एक एंड ओपन रहता है। समझ रहे हैं? इस तरह से याद करिए, किसी लड़की के हाथों के बैंगल्स, किसी लड़की या महिला के हाथों में जो बैंगल्स हैं, आप रिकॉल करिए, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट समथिंग लाइक अ स्टैक। तो सोचिए, आप जो जो बैंगल उसके अंदर देखेंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, वो एक ऑर्डर में होंगे, आप मानते हैं? वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे, आप मानते हैं? और जितने बैंगल्स वो पहनेगी वो एक ही एंड से जाएंगे, इधर से तो नहीं जा सकते ना, वो इधर से ही जाएंगे, राइट? सो ये सारे के सारे अगर आप सोचें
तो रियल वर्ल्ड में ये डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं स्टैक के। स्टैक इज समथिंग विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड एंड इट इज क्लोज फ्रॉम द अदर एंड। इसलिए जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैक को ड्रॉ करते हैं ना, तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगेन मैं कहूंगा ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है, मेमोरी में तो सब कुछ लीनियर ऑर्डर में होगा, बट हम प्रोग्रामर्स इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मानते हैं कि अगर स्टैक एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है, तो फिर डेफिनेटली स्टैक का मेमोरी डायग्राम कुछ ऐसा होता होगा, जिसमें आप नोटिस करिए एक एंड उसका क्लोज दिखता होगा, एक एंड उसका अपने आप में ओपन दिखता है। बताइए पहला स्टेप क्लियर हुआ सबको, है ना? बेनिफिट अभी बिल्कुल नहीं सोचिएगा, एक लेक्चर छोड़ दीजिए बेनिफिट के लिए, अगला लेक्चर बेनिफिट ही बेनिफिट आपको बताएगा, ठीक है? सो पहला स्टेप, इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज फ्रॉम द अदर एंड, ठीक? दैट इज ऑल दी ऑपरेशंस। आप सोचिए अगर एक ही एंड से ओपन है तो सारे ऑपरेशन भी उसी एंड से होंगे, दिमाग लगाइए। अगर एक एंड से ही ओपन है तो सारे ऑपरेशन उसी एंड से होंगे ना? अगेन वो बैंगल वाला आप एग्जांपल लीजिए, बैंगल डाला भी इसी एंड से जाएगा, बैंगल निकाला भी इसी एंड से जाएगा। सही बोल रहा हूं? बैंगल डाला भी हाथ में इसी एंड से जाएगा और बैंगल निकाला भी इसी एंड से जाएगा, ठीक? तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे एक ही एंड से परफॉर्म करे जा सकेंगे, क्योंकि एक ही एंड होता है जो अपने आप में ओपन होता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग दिस स्टैक, we cannot access any element unless we have removed all the elements above it, आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को आप हटा ना दें। एंड वी कैनॉट सेट समझ रहे हैं? सेट मतलब इंसर्ट, ऐड करना, स्टैक में डेटा ऐड करना। वी कैन नॉट सेट और इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजिशन unless we have added elements at the position below it। मतलब आप स्टैक के अंदर जब डेटा ड्रॉप करेंगे, जब स्टैक के अंदर एलिमेंट जाएगा तो वो बिल्कुल वैसे जाएगा जैसे मान लीजिए लुढ़कते लुढ़कते किसी सिलेंडर के अंदर बॉल जाती है, जैसे लुढ़कते हुए रोल आउट करते हुए किसी सिलेंडर के अंदर बॉल जाती है। तो अगर मैं मान लूं ये हमारा स्टैक है, और हम इस स्टैक के अंदर 10 ड्रॉप करते हैं, हम इसके अंदर 10 डालते हैं मान लीजिए टॉप से, तो बताइए इस स्टैक का पहला एम्प्टी सेल कौन सा है? नीचे से अगर चले तो 0 है, तो 10 इज बाउंड टू गो एंड सेटल डाउन एट इंडेक्स नंबर 0। 10 1 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टैक बोलता है नहीं, ऊपर वाले सेल पे तब तक डेटा नहीं जाएगा जब तक नीचे वाला सेल ऑक्यूपाइड ना हो। और मैं फिर आपको बता दूं, क्या ऐसा करने में सी हमारी हेल्प करेगी या ये हमारे बनाए गए नियम कायदे हैं? जल्दी बताइए, ये हमारे बनाए गए नियम कायदे हैं, इसमें सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी कोई सिंटेक्स एरर हमें नहीं देने वाली, जावा, डॉटनेट, पाइथन कोई सिंटेक्स एरर नहीं देने वाली। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट 10 ड्रॉप करेंगे, वो आकर सेटलर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। ऐसे ही गेस करिए 20 कहां जाएगा? एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट विंडो। 1 पे जाएगा, 32 पे जाएगा, 43 पे जाएगा, 54 पे जाएगा। तो आपने कुछ नोटिस करा? स्टैक जो फिल हो रहा है वो बॉटम टू टॉप ऑर्डर में हो रहा है। जब भी स्टैक में डेटा भरा जाता है वो हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करता है, और वो ऑर्डर होता है बॉटम टू टॉप। एरे की फिलिंग बता रहा हूं, वो होता है बॉटम टू टॉप। और सोचिए जब मुझे एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, तो इमेजिन करिए अगर मुझे 40 हटाना है, तो पहले 50 हटेगा। अगर मुझे 40 हटाना है तो पहले 50 हटेगा। अगेन वो आप बैंगल वाला एग्जांपल याद कर लीजिए, अगर मुझे दूसरा बैंगल हटाना है तो आगे वाला पहला बैंगल भी हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी जो रिमूवल होगा स्टैक में वो इस डायरेक्शन में जाएगा।
यानी वो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत अगर आपने डीएस सुना हो तो इसी बिहेवियर को बोलते हैं स्टैक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। एवरीवन आई थिंक कैन इजीली गेस लीफो। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप मुझे बताइए ये लीफो एक तरीके का सीक्वेंस है? ये लीफो एक तरीके का सीक्वेंस है? यस बिल्कुल है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टैक एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशंस एक ऑर्डर को फॉलो करके करे जाएंगे। जब डेटा स्टोर करा जाएगा वो ग्रो करेगा बॉटम टू टॉप। जब डेटा हटाया जाएगा वो सिंक करेगा टॉप टू बॉटम। आई रिपीट, जब डेटा स्टोर करा जाएगा वो ग्रो करेगा बॉटम टू टॉप। जब डेटा हटाया जाएगा वो सिंक करेगा टॉप टू बॉटम। राइट? तो अब क्योंकि सारे ऑपरेशंस एक ही एंड से होते हैं, नाउ सिंस ऑल द ऑपरेशंस आर ऑर्डर्ड and take place from one end only, take place from one end only, so we say that a stack is based on the principle of LIFO, that is last in first out। जिसका सिंपल भाषा में क्या मतलब है? जिसका सिंपल भाषा में क्या मतलब है जरा चैट विंडो में टाइप कीजिए। तो क्या मतलब है इसका सिंपल भाषा में? जो एलिमेंट गुड, जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। राइट? दैट इज द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट। Element inserted last will be the one to be removed first. बताइए, इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको स्टैक का? बेनिफिट के अलावा कोई डाउट हो तो पूछिएगा, जरूर पूछिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई डाउट आपको क्वेरी कर रही है, दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है तो प्लीज बताएं, बस बेनिफिट छोड़ दीजिएगा। चलो आगे, क्लियर हो गया? तो अब ये बताइए 2-3 सवाल। स्टैक एरे होता है? स्टैक एरे होता है, हाँ के ना? बिल्कुल बिल्कुल स्टैक एरे होता है। जैसे आप अपने सी के बिल्कुल बेसिक्स याद करके बताइए। एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या हर कैरेक्टर सी में इंटीजर होता है? क्या हर कैरेक्टर सी में इंटरनली एक इंटीजर होता है? हाँ होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर की सी में आस्की होती है और हर कैरेक्टर वो काम कर सकता है जो काम एक इंटीजर करता है। तो क्या हम कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं? 2 कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं प्लस से सी में? हाँ कर सकते हैं। कंपाइलर ऐड कर देगा उनकी आस्की। तो जैसे कैरेक्टर इंटीजर का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, याद कीजिए रेस्ट्रिक्शन होता है कैरेक्टर पे कि वो इंटीजर जितनी लिमिट का डेटा नहीं रख सकता, उसकी लिमिट इंटीजर से कम होती है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में रेंज बुलाते हैं, याद है आपको? इंटीजर 2 बाइट के होते हैं, कैरेक्टर कितने बाइट के होते हैं? कैरेक्टर कितने बाइट के होते हैं? 1 बाइट के होते हैं। लेकिन अगर कोई ये बोलता है एवरी कैरेक्टर इज एन इंटीजर, तो स्टेटमेंट 100% सही है। एवरी कैरेक्टर इज एन इंटीजर। सिमिलरली एवरी स्टैक इज एक्चुअली एन एरे। बस फर्क कितना है? एरे को फ्रीडम ज्यादा है, एरे को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, स्टैक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, तो फिर उसको एरे ना बुलाकर हम लोग नाम देते हैं अपने आप में STACK, दैट इज स्टैक। बताइए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें स्टैक के बारे में। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टैक का बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्टैक होता क्या है। अब स्टैक के कुछ डायग्राम्स देखते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे स्टैक का बिहेवियर। सो और ये डायग्राम फिर आपको एल्गोरिथम और कोड इमेजिन करने में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टैक। स्टैक दिखता कैसा होगा? तो जैसा मैंने आपसे कहा, जो इनिशियल डायग्राम है स्टैक का वो तो हमारा बिल्कुल ऐसा है। हैव अ लुक। हमारा स्टैक इनिशियली अगर एम्प्टी है तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा।
सारे सेल उसके खाली दिखेंगे। हम मानते हैं 5 साइज का हमने स्टैक लिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये एक एम्प्टी स्टैक ड्रॉ कराया आपने, ये आपने एक एम्प्टी स्टैक ड्रॉ कराया, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब एरे में आप कोई डेटा ऐड करते हैं, जब एरे में कोई डेटा ऐड करते हैं, उसे कुछ स्पेशल नाम मिलता है, या आप ऐड इंसर्ट कुछ भी बुला सकते हैं? बोलिए। सी ने कोई स्पेशल वोकैबुलरी रखी है क्या एरे के लिए, कि जब एरे में डेटा डालो तो यही बोलना? नहीं ना, हम कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना, ऐड करना, इंसर्ट करना, जोड़ना, एनीथिंग। स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक कहता है जब तुम मेरे अंदर डेटा डालोगे, जब तुम मेरे अंदर डेटा डालोगे, तो मेरा जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन का नाम रखना पुश। यानी whenever I say I want to insert something in the stack, whenever I say I want to insert something in the stack, I'll never say I'm going to insert the data. I'll always say I'm going to push the data. I will always say I am going to push the data. So what is push? Push represents insertion in the stack. What is push? Push represents insertion in the stack. Point number 1. ऐसे ही जब आप एरे से कुछ हटाते हैं, जब आप एरे से कुछ हटाएंगे, आप उसे रिमूव, डिलीट कुछ भी बुला सकते हैं, ओके। स्टैक बोलता है नहीं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। जब आप मेरे अंदर से डेटा निकालेंगे तो आप उसे हमेशा बोलेंगे पीओपी, पॉप। अगेन ये मत सोचिएगा सर ना बोले तो एरर आएगी क्या, कोई एरर नहीं आएगी। ये कोई प्री डिफाइंड नाम नहीं है जो आपको यूज करने हैं। ये प्रिंटर स्कैनर की तरह बने बनाए फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शन मैं और आप बनाएंगे। फिर डाउट आएगा सर अगर हम ही बनाएंगे तो फिर कुछ भी नाम दे दें, दे सकते हैं, लेकिन कल को जब आप इंटरव्यूज फेस करेंगे, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में बैठेंगे, तो बहुत अजीब लगेगा जब आप बोलेंगे मैंने स्टैक में इंसर्ट करा। रादर देन सेइंग आपने स्टैक में इंसर्ट करा, ट्राई सेइंग आपने स्टैक में डेटा पुश करा, आपने स्टैक से डेटा पॉप करा। द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग डेटा इन अ स्टैक is called as pushing. The process of removing the data from the stack in the world of data structure is called as popping. And do remember, data structure में vocabularies बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सही भी होंगे अपनी जगह, vocabulary गलत यूज करेंगे तो लगेगा ऐसा जैसे आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? कन्वेंशन है, कन्वेंशन है अभिषेक, ये कन्वेंशन है कि इतना इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है कि इसे हम रूल मानते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है अभिषेक कि इसे हम लोग रूल मानते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बताइए हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में जी नहीं पाएंगे क्या? सांस नहीं ले पाएंगे क्या? ले पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा कन्वेंशन है जिसे हम एक रूल की तरह मानते हैं, बीइंग एन इंडियन सिटीजन। हमारी संस्कृति तो हमें यही सिखाती है ना, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, बस ऐसा ही है। कुछ कन्वेंशंस ऐसे होते हैं जो कहने को कन्वेंशन है बट दे एक्चुअली, बिल्कुल सही, कल्चर है। तो कहने को कन्वेंशन है बट वो एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट है, वी आर बाउंड टू फॉलो देम। सिमिलरली कहने को ये कन्वेंशन ही है कि आप पुश पॉप बोल दो, लेकिन एक्चुअल में हम इसे फॉलो करते हैं और ये हमारे लिए एक तरह का रूल है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे लगता है मैं बोलूंगा रूल है तो बच्चे सोचते हैं अच्छा फिर एरर आएगी प्रोग्रामिंग में। नहीं आएगी एरर, सी नहीं जानती ये रूल, ये सारे रूल हमारे बनाए गए, इसलिए हम मानते हैं कि हम पुश की जगह कुछ और बोलेंगे, दैट विल हैव अ बैड इंप्रेशन। ओके, चलूं आगे, राइट? तो जब आप स्टैक में कुछ स्टोर करेंगे वी ऑलवेज कॉल इट पुश, जब आप स्टैक से कुछ हटाएंगे वी ऑलवेज कॉल इट पॉप। दैट मीन्स अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी और एक्स्ट्रा लिख दूं तो डायग्राम्स आपके समझने में इजी हो जाएंगे। टर्मिनोलॉजीज यूज विद स्टैक, बहुत जरूरी है ये कुछ स्टैक से रिलेटेड अंग्रेजी के शब्दों को समझना। टर्मिनोलॉजीज यूज विद स्टैक, दो आपने अभी भी पढ़ी। नंबर 1 यू लर्न अबाउट पुश। क्या होता है? कीवर्ड है। क्या लगता है आपको कीवर्ड है कोई? नहीं, कीवर्ड तो तब होता है ना जब सी देती है हमें, कोई कीवर्ड वीवर्ड नहीं है। कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है stdio, conio या किसी और हेडर फाइल में? नहीं, ये हम प्रोग्रामर्स की तरफ से आने वाले दिनों में बनाया जाने वाला फंक्शन है जो ये इंप्लीमेंट करेगा कि स्टैक में डेटा स्टोर कैसे करते हैं। ठीक, दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स प्रोसेस। अब प्रोसेस को आप याद कीजिए, सी में आप फंक्शन ही बुलाते हैं,
of inserting or adding or appending, कुछ भी बोल लीजिए आप, data in a stack, full stop. So when we add an element to a stack, comma, we always say that we are pushing data in the stack. We are pushing data in the stack. पहली vocabulary. दूसरी vocabulary आती है pop. Like push, comma, pop is also a process or a function which represents the operation of removing the data from the stack. Right? तीसरा अब आप इमेजिन करिए जरा इस डायग्राम को, आपके फर्स्ट वाले डायग्राम को। स्टैक एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है। तो एक इंसान के तौर पे अगर हम स्टैक में झांकें तो हमें सबसे ऊपर कौन दिखेगा? जल्दी बताइए, इस डायग्राम में हमें सबसे ऊपर कौन दिखेगा? अगर हम स्टैक में झांकें हमें सबसे ऊपर 50 दिखेगा, राइट? ये जो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ ना, झांकना, इसे भी स्टैक के अंदर एक नाम मिला है और इसको बोलते हैं PEEP। वैसे भी आप इंग्लिश में इस वर्ड को जानते होंगे। खिड़की से आप झांकते हैं तो आप कहते हैं आप पीप कर रहे हैं। तो स्टैक में भी जब हम पीप करते हैं तो हम देख रहे होते हैं स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो पीप और पॉप एक ही चीज है क्या? जल्दी बताइए, पीप और पॉप एक ही चीज है? नहीं, पॉप एलिमेंट हटा देगा, पॉप विल ऑलवेज रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पीप हटाएगा नहीं, पीप सिर्फ ये देखकर बताएगा कि स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो स्टैक का तीसरा बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसमें अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो शायद पीप नाम ना सुना हो, बट हम नॉर्मली इसको यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, but it simply checks and tells what is the element sitting at the top of the stack. In other words, it just accesses the top element of the stack. ठीक है, अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टर्म पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तीनों समझ में आए? बताइए, ये इंग्लिश के वर्ड्स, स्टैक की टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई? पुश, पॉप एंड पीक, राइट? और प्रोग्रामिंग में क्या बनने वाले हैं? प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो इनके नाम पे क्या बनेंगे? इनके नाम पे बनेंगे फंक्शंस। जब हम कोडिंग करेंगे, जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो इनके नाम पे बनेंगे फंक्शंस। ये हमारे फंक्शंस के नाम है जो हम स्टैक पे काम करने के लिए बनाएंगे। अब पुश फंक्शन, अब पॉप फंक्शन, और कुछ एल्गोरिदम्स में जरूरत पड़ेगी पीप नाम के फंक्शन की भी। कुछ लोग पीप बुलाते हैं, कुछ लोग पीक बुलाते हैं, हम पीप नाम देंगे, PEEP, पीप। चलूं आगे बढ़ूं? चलिए अब एक बार फिर एरे पे चलते हैं, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट आपको फिर एरे पे ही समझाएगा, अगला कॉन्सेप्ट। ये बताइए, आप सबने एरे की प्रोग्रामिंग करी है सी में? एक आध प्रोग्राम एरे का लिखा है सी लैंग्वेज में? लिखा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ये एक एरे है, इसमें अपन को डेटा फिल करना है, तो आप बताइए, आप एरे के अलावा, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरे के अलावा कोई और अपने प्रोग्राम में वेरिएबल वगैरह लेंगे जो एरे में डेटा डालने में आपकी मदद करेगा? हाँ, आपका वर्ल्ड फेमस वेरिएबल आई लेंगे ना? हर प्रोग्रामिंग में आप ये आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं ना, जिसे आप लोग बोलते हैं ये रोल प्ले करेगा इंडेक्स का। सही बोल रहा हूं? तो आपने अगर सी में कोडिंग करी हो तो आप हमेशा कुछ ऐसा लिखते हैं ना, फॉर i = 0, i <5,
आई प्लस प्लस और फिर लूप के अंदर ARR आई इज इक्वल टू और फिर जो भी आपको वैल्यू डालनी हो। सही बोल रहा हूं? हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आई लें, बट लेते तो है ना। बिल्कुल ठीक है मैम, कुछ भी ले सकते हैं बट जनरली हम आई लेते हैं, है ना। तो अब आप मुझे बताइए जो आई है इसका रोल क्या है? आई मीन ये क्या कर रहा है आपके एरे में? ये क्या कर रहा है एरे में? जल्दी बोलिए फटाफट। ये आई आपके एरे में क्या कर रहा है? क्या रोल है इसका? ये एरे के सेल नंबर्स को बता रहा है। जैसे आप सी की अंग्रेजी में बुलाते हैं इंडेक्सिंग कर रहा है, इंडेक्सिंग ही करता है ना ये। ठीक है, आप इसकी जगह आई की जगह जे भी चल सकता है कि आई चलेगा? जे भी चल सकता है कि आई ही बोलना पड़ेगा? चलेगा ना, जे के एल कुछ भी चलेंगे। बिल्कुल ऐसे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। ये जो हमारा स्टैक होता है, इस स्टैक को भी इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। आप देख ही सकते हैं डायग्राम में 0 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्सेस हैं। आप ये बताइए, पुश तो कहेगा मैं 10 पुश करूंगा, पुश तो कहेगा कि मैं 10 पुश करूंगा, बट पुश को बताएगा कौन कि 10 कौन से सेल कौन से इंडेक्स पे जाना है? तो ये बताने के लिए स्टैक में हम एक और वेरिएबल यूज करते हैं। नाम हम उसका दे तो कुछ भी सकते हैं, बट मैंने कहा डीएस में वोकैबुलरी बहुत मैटर करती है और उसका नाम हम लोग हमेशा रखते हैं टॉस। वेयर टॉस, कैन यू गेस द फुल फॉर्म? TOS, एनी गेसेस? वेयर टॉस रिप्रेजेंट्स टॉप ऑफ स्टैक। मेरी बात दोबारा सुनिएगा। जैसे एरे के अंदर आई नाम का वेरिएबल होता है जो प्रोग्रामर की हेल्प करता है लूप चलाने में, एरे के सेल्स को बताने में, एरे के इंडेक्सेस को बताने में, जो रोल इस आई का है, तभी आप ARR आई में ये डाल दो, ARR आई में वो डाल दो, ARR आई से एलिमेंट उठा लो। कई बार प्रोग्रामिंग में आप ऐसा करते हैं। तो जो रोल ARR के लिए आई का है, गौर करिए वो रोल स्टैक के लिए एक छोटे से इंटीजर वेरिएबल का है जिसे हम आम बोलचाल में पॉइंटर बुलाते हैं। सुनना ध्यान से, हम आम बोलचाल में से पॉइंटर बुलाते हैं, बट ये वो वाला पॉइंटर बिल्कुल नहीं है जो आपने सी में सुना होगा। बताइए सी का पॉइंटर क्या रखता है अपने अंदर? सी का पॉइंटर अपने अंदर क्या रखता है? एड्रेस। और ये अपने अंदर एड्रेस नहीं रखेगा, ये क्या रखेगा अपने अंदर? अगर आप थ्योरी समझ पा रहे हैं तो बताइए। ये अपने अंदर इंडेक्सेस रखेगा, ये अपने अंदर एड्रेसेस होल्ड नहीं करेगा, ये अपने अंदर होल्ड करेगा स्टैक के एक एक सेल के इंडेक्सेस, राइट। सो ये जो टॉस होता है इसको हम फुल फॉर्म के तौर पे बुलाते हैं टॉप ऑफ स्टैक। काम इसका कुछ नहीं है, बस स्टैक के एक एक सेल को पॉइंट करना ताकि प्रोग्रामर को पता चले कि उसे पुश कहां करना है और उसे पॉप कहां करना है। दोबारा सुनिएगा, टॉस को हम पॉइंटर बुलाते हैं, बट ये वो पॉइंटर नहीं है जो सी में पड़ा है। ये एड्रेसेस रखने वाला वेरिएबल नहीं है, ये एक साधारण इंटीजर वेरिएबल है। जैसे वहां आई होता था ऐसे यहाँ टॉस है, जैसे वहां आई इंडेक्सेस के थ्रू जाता था यहाँ टॉस स्टैक के इंडेक्सेस के थ्रू जाएगा। और प्रोग्रामर को टॉस देखकर ही पता चलेगा कौन से सेल पे डेटा पुश करना है या कौन से सेल से डेटा पॉप करना है। तो मैं मान लूं टॉस एक तरीके का मार्कर है? बताइए अगर थ्योरी क्लियर है तो। टॉस एक तरीके का मार्कर है जो मार्क करता है कि ये वाले सेल पे डेटा जाना है या ये वाले सेल से डेटा निकाला जाना है। तो अगर हम टॉस की थ्योरी लिखें तो हमारा वर्ड्स हो जाएंगे दिस स्टैंड्स फॉर, और नाम टॉस ही देना है कि कुछ भी दे सकते हैं? जल्दी बताइए, नाम टॉस ही देना है कि कुछ भी दे सकते हैं? आप बोल सकते हैं सर अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कन्वेंशन की बात करें तो टॉस ही देना चाहिए। दोनों में फर्क है ना, दोनों बातों में फर्क है ना। सिंटेक्स मतलब लैंग्वेज ने रूल दिया है, तो सी ने कोई रूल नहीं दिया है कि नाम टॉस दो। हम लोग मानते हैं कि हम इसका नाम टॉस देंगे। तो ये स्टैक के इर्द गिर्द घूमने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टैक आएगा तो पुश का भी जिक्र होगा, स्टैक आएगा तो पॉप के बारे में भी बात होगी, स्टैक आएगा तो टॉस और पीप के बारे में भी बातचीत की जाएगी। Can we change the data via toss in stack? Via toss नहीं मयंक, it is just going to play the role of I. आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली टॉस की मदद से आप डेटा चेंज कर पाए। अकेला टॉस डेटा चेंज नहीं करा पाएगा क्योंकि ये रियल वर्ल्ड रियल सेंस में पॉइंटर नहीं है। समझ में आ रहा है मयंक? आप मुझे बताइए मयंक, क्या हम सिर्फ आई की मदद से एरे में डेटा डाल सकते हैं? आप बताओ, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं। मुझे ARR नहीं बोलना,
ठीक है, अभी तक हम लिख रहे थे ARR I इक्वल टू 10, नहीं बोलना मुझे ARR, सिर्फ I इक्वल टू 10 बोलने से क्या यहां 10 आ जाएगा? नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। वही रोल टॉस का है। टॉस इज नॉट अ पॉइंटर, इट इज जस्ट एन इंटीजर जो पॉइंट या होल्ड करेगा सिर्फ इंडेक्सेस को। इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं बोलूंगा जरूर पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, बट ये वो पॉइंटर नहीं है जो हम सी में जानते हैं। एम आई क्लियर? राइट? तो मयंक एक बात और बताइए, टॉस का डिक्लेरेशन कैसा होगा? प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टॉस का डिक्लेरेशन कैसा होगा? ऐसा INT स्टार टॉस या ऐसा INT टॉस? फर्स्ट के सेकंड? जल्दी, वेरी गुड। ये नहीं होगा टॉस का डिक्लेरेशन हमारा। हम मुंह जबानी जरूर बोलेंगे टॉस एक पॉइंटर है, बट इट इज नॉट पॉइंटर इन द सेंस इन विच सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स पॉइंटर। यस चित्रांश, रिकर्जन तो दूर की बात है, बट हाँ, जब आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं चित्रांश, तो अंदर स्टैक मेंटेन होता है। रिकर्जन भी तो फंक्शंस का ही ऑल्टरनेट है ना, रिकर्जन भी तो फंक्शंस में यूज होता है ना। तो मैं तो कह रहा हूं एक सिंपल सा CLR भी अगर आप कॉल करते हैं ना सी लैंग्वेज में, तो आपको पता चलेगा एक लेक्चर बाद इसमें भी स्टैक का रोल होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तभी तो हम पढ़ेंगे। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो वहां एक आया था ना वर्ड एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, उसमें सब आएगा। पहले आप स्टैक पढ़ लो, फिर आप दोबारा सी लैंग्वेज के इंटरनल्स सीखना, तब आपको समझ में आएगा सी इंटरनली काम कैसे करती है। इसीलिए कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जानना चाहते हैं हाउ लैंग्वेजेस वर्क इंटरनली। तो अभी बस छोड़ दीजिए स्टैक कहां लगेगा, उस सब मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। बताइए, क्लियर हो रहा है सबको? आगे बढ़ जाऊं? तो अब अपना पॉइंट्स अपन पूरे कर लें। टॉस स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक एंड इट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर मतलब अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग इंडेक्स, नॉट एड्रेस। अच्छे से लिख रहा हूं मैं ताकि आप रिवाइज करें तो ये पॉइंट आपको याद रहे। which holds the indexes of the stack where push and pop operations will perform their task। पुश कौन से इंडेक्स पे डेटा पुश करेगा, पॉप कौन से इंडेक्स से डेटा पॉप करेगा, ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय टॉस। बताइए, क्लियर हुई पूरी वोकैबुलरी? समझ में आ गया? आ जाऊं अब डायग्राम्स पे। आप समझिए, अब ये बताइए, ये हमारा इनिशियल स्टैक एम्प्टी है। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो हम ये दिखाएंगे कि हमारा टॉस कहां पर होगा। तो हम ये मानते हैं जब स्टैक एम्प्टी है तो जो हमारा टॉस नाम का वेरिएबल है वो इनिशियली पॉइंट कर रहा होगा एट -1। वो 0 पे भी पॉइंट कर सकते हैं। स्टैक में टॉस को शुरू करने के दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर यू स्टार्ट फ्रॉम 0 और यू स्टार्ट फ्रॉम -1। गेस करिए फर्क क्या पड़ेगा? जल्दी बताइए फर्क क्या पड़ेगा? फर्क सिर्फ पुश और पॉप के स्टेप्स में पड़ जाएगा। कैसा फर्क वो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो एक और चीज दिमाग में आज फिट कर लीजिए, ये हम तय करेंगे कि हमें टॉस कहां से स्टार्ट करना है। मैं टॉस को हमेशा स्टार्ट करूंगा फ्रॉम -1। यस 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 यस, किसकी बात कर रहे हैं मयंक? किसकी बात कर रहे हैं, स्टैक की के टॉस की? ये बहुत बढ़िया सवाल है। मयंक कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी है प्रोग्रामिंग में? C++ पढ़ी है, तो आपके लिए जवाब गार्बेज है। अगर आप यही जावा में पूछते तो मैं बोलता नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 आएगा उसमें। समझ रहे हैं आप? यानी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ये लैंग्वेज तय करती है। डीएस ने नहीं बोला बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, डीएस तो बोलती है बस ये खाली पड़ा है। समझ रहे हैं? तभी अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप मेरे से पूछे ना सर टॉस में बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। अगर आप C++ की बात करें तो C++ में गार्बेज का कॉन्सेप्ट होता है। कभी आप जावा पाइथन पढ़िए, वहां गार्बेज नहीं होता है। वहां दो ही बातें होती हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू है और या तो वेरिएबल में वैल्यू नहीं है।
क्लियर हुआ? ओके तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज डिपेंडेंट क्वेश्चन था कि बाय डिफॉल्ट इनमें क्या होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सी में पढ़ रहे हैं, हम मान लेते हैं गार्बेज होगा। ओके मयंक, ठीक है। चलिए अब हमें दिखाना है पुश ऑपरेशन कैसे काम करेगा। तो आप मुझे बताइए पुश का काम क्या है, जल्दी बताइए पुश का काम क्या है। पुश का काम है स्टैक में डेटा ऐड करना, अपनी मर्जी से कहीं भी, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं, वहां जहां टॉस कहेगा, वहां जहां टॉस कहेगा। तो आप मुझे बताइए टॉस इस समय कहां पर है, मुझे बताइए टॉस इस समय कहां पर है, -1 पे। तो पुश क्या करेगा, टॉस बढ़ाएगा और 10 को टॉस वाली जगह पे डाल देगा। पुश क्या करेगा, टॉस बढ़ाएगा और 10 को टॉस वाली जगह पे डाल देगा। यानी अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं पुश ने क्या करा, तो गौर कीजिए पुश ने ये करा, दिस इज आवर स्टैक। पुश ने टॉस को पुल करा ऑन इंडेक्स नंबर 0 और अब जहां पर हमारा टॉस आ चुका है, राइट, टॉस इज नाउ एट सेल नंबर 0, पुश ने इस सेल नंबर 0 पे पुश कर दिया पहला एलिमेंट विच इज, बिल्कुल सही। इसका मतलब पुश के दो मेजर काम बताइए, पुश के दो मेजर काम बताइए। पुश के दो मेजर काम, टॉस बढ़ाओ डेटा डालो, टॉस बढ़ाओ डेटा डालो। ये पुश की बेसिक एल्गोरिथम आपने पढ़ ली। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ पुश, आप बोलोगे पुश ओनली मेजरली डज टू थिंग्स, इट इंक्रीजेस टॉस एंड पुट्स द एलिमेंट एट द इंडेक्स पॉइंटेड बाय टॉस। अब ऐसे ही आप लोग मुझे बताइए अगर आप समझ रहे हैं तो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, इस ऑपरेशन का डायग्रामेटिक व्यू बनाइए, पुश 20, जल्दी बताइए इसका डायग्रामेटिक व्यू कैसे बनेगा, फटाफट ऐसे ही लिख दीजिए आप चैट विंडो में, मैं बना देता हूं। क्या बनेगा इसका डायग्रामेटिक व्यू? वेरी गुड, हम ये दिखाएंगे टॉस फिर इंक्रीमेंट होगा, कहां जाएगा टॉस इंक्रीमेंट होकर, कहां आ जाएगा टॉस इंक्रीमेंट होकर, शाबाश, टॉस अब इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, राइट। तो ये स्टैक का 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब हमारा जो टॉस है वो आ चुका होगा स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 मतलब यहां पे। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ टॉस नाउ एंड एट दिस इंडेक्स नंबर 1, 10 तो पहले ही था स्टैक के अंदर, ऑन इंडेक्स नंबर 0 अब हम ये मान रहे हैं, अब यहां पर हमने डाल दिया 20। बताइए डायग्राम समझ आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल, गुड। ऐसे ही गेस करिए अगर मैं लगातार स्टैक के अंदर पुशिंग करता जाऊं, अगर मैं लगातार स्टैक के अंदर पुशिंग करता जाऊं, तो जब मैं आखिरी एलिमेंट पुश करूंगा दैट इज 50, तो डायग्राम क्या बनेगा, तो डायग्राम क्या बनेगा बताइए, टॉस कहां पहुंच चुका होगा, वेरी गुड, टॉस पहुंच चुका होगा स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे, टॉस पहुंच चुका होगा स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे। स्टैक का लास्ट इंडेक्स मतलब क्या, स्टैक का लास्ट इंडेक्स मतलब क्या, वेरी गुड, स्टैक का लास्ट इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर 4, ठीक। उससे पहले स्टैक के अंदर आ चुका होगा 10, 20, 30, 40 और अब हम ये मानेंगे कि हम टॉस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं इंक्रीमेंट करके, भेज रहे हैं इंडेक्स नंबर 4 पे, और क्या डाल दिया हमने, लास्ट एलिमेंट। आप फिर से अगली वोकैबुलरी के तैयार हो जाइए, फिर से अगली वोकैबुलरी के लिए तैयार हो जाइए। अब बताइए 60 जा पाएगा, अब बताइए स्टैक में 60 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। आम बोलचाल में आप ये बोलते स्टैक भर गया है, आम बोलचाल में आप ये बोलते स्टैक भर गया है, डेटा स्ट्रक्चर बोलती है भर गया है, नहीं बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम जो वोकैबुलरी यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि अब अगर हमने स्टैक में कुछ करा तो डेटा स्ट्रक्चर बोलेगी एरर आएगी एंड दैट एरर विल बी कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो। नाउ इफ वी विल ट्राई टू पुश, now if we will try to push any data, तो हम मानते हैं stack will give
stack will give an error which is stack overflow. ये भी डेटा स्ट्रक्चर का दिया हुआ वर्ड है, क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजी भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं दी है ना, लैंग्वेज नहीं बोलती, आप ऐसा बोलिए, डीएस ने बोला है कि स्टैक अगर भर जाए तो बोलो ओवरफ्लो गया, अब उसमें जगह नहीं है। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, तो इसमें एक लाइन और जोड़ दें, पुश, स्टैक के अंदर डेटा पुश करेगा, ऑल्सो व्हेन स्टैक इज फुल द फंक्शन पुश क्या रिपोर्ट करेगा, क्या रिपोर्ट करेगा, जल्दी बताइए, अभी पढ़ा आपने, द फंक्शन पुश विल रिपोर्ट एन एरर मैसेज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। और हम इसकी जगह अगर ये लिख दें स्टैक इज नॉट हैविंग एनी स्पेस, ऐसा करके कुछ लिख दें तो चलेगा? चलेगा। हम ही को तो प्रिंटएफ से लिखना है, प्रिंटएफ से हम कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ रहा है? यस यस कर सकता है बिल्कुल ऋषभ, स्टैक डायनेमिकली भी बनाएंगे हम बिल्कुल, लेकिन उस केस में भी ओवरफ्लो होगा ऋषभ। और वो ओवरफ्लो कब होगा? जब आपके डायनेमिक मेमोरी में जगह कम पड़ जाएगी, जब आपके हीप एरिया में जगह कम पड़ जाएगी। ओके, मैं कंप्यूटर में भी तो रैम की एक लिमिट है ना, अनलिमिटेड रैम थोड़ी है कंप्यूटर के अंदर। फिफ्टी को सेकंड इंडेक्स पे पुश करना हो तो बिल्कुल करिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि 50 को आप लास्ट में ही डालें, आपकी पसंद है। आप जहां मैंने पुश 20 लिखा हुआ है वहां पुश 50 लिख दीजिए। क्यों अमन, समझ आ रहा है? ये तो हम डेटा डाल रहे हैं ना, कौन कह रहा है कि 10 के बाद 20 आना चाहिए? स्टैक ये नहीं बोलता है आप क्या डालो, अमन समझो, स्टैक ये नहीं बोलता है कि आप 10 के बाद 20 डालो, वो बस ये बोलता है 0 के बाद अगला एलिमेंट 1 पे जाना चाहिए। तो आप बताओ, मैं इस पुश को 20 की जगह अमन कर सकता हूं, पुश 110 अलाउड है? हाँ, सिर्फ डेटा ही तो है। और वैसे भी सोचिए, जब इसको हम प्रॉपर कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेटा हम देंगे कि यूजर से लेंगे? यूजर से लेंगे ना, तो यूजर कौन इतना ध्यान रखेगा 10 के बाद वो 20 दे, कुछ भी दे देगा वो। डेटा पे ध्यान मत दो, आप इंडेक्सेस पे ध्यान दो, द वे स्टैक इज ग्रोइंग उस पे ध्यान दो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पार्ट लें अब इसका। चलिए, ये हो गया स्टैक फुल होने के बाद की स्थिति। नहीं होगा ना पुष्कर? क्यों होगा? स्टैक ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं ना पुष्कर, स्टैक ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं ना? नहीं होगा। जब स्टैक ओवरफ्लो हो गया है तो टॉस को क्यों बढ़ाएंगे हम? टॉस को क्यों बढ़ाएंगे? इसका मतलब पुष्कर, अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जो पुश फंक्शन है उसमें हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा। क्यों पुष्कर? हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा पुश फंक्शन के अंदर, ये देखना पड़ेगा कि स्टैक में जगह है कि नहीं है, कि नहीं देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ेगा। तो फिर ओवरफ्लो कैसे हैंडल होगा? बिना कंडीशन चेक करे हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। आप कैसे चेक करोगे फिर ओवरफ्लो, जब तक आप इफ नहीं लगाओगे? यस शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको किसी भी इंडेक्स पे अपनी मर्जी का डेटा डालना है तो पहले ऊपर वाले एलिमेंट्स उस इंडेक्स से हटेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पंकज। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो जो मैंने बोला है वो स्टेप्स बदल जाएंगे। आपने ध्यान दिया मैंने क्या स्टेप्स बोले थे? पंकज आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था पुश के 2 काम है। पहला काम है टॉस को इंक्रीमेंट करो, ठीक, कितने से इंक्रीमेंट करो? कितने से करो? शाबाश। और दूसरा काम है डेटा इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये तब की कहानी है जब टॉस शुरू हो रहा है -1 से। अगर टॉस 0 से शुरू होगा तो गौर करिएगा ये 2 स्टेप्स रिवर्स हो जाएंगे, पलट जाएंगे। पहले डेटा डालेंगे,
फिर टॉस को अपन बढ़ाएंगे। यही मैं कह रहा था, आपने सुना था ध्यान से, मैंने कहा था टॉस को हम -1 या 0 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, फर्क पुश और पॉप के बिहेवियर पे पड़ जाएगा। अगर टॉस 0 से शुरू होगा तो पुश डेटा डालकर टॉस बढ़ाएगा, और अगर टॉस -1 से शुरू होगा तो पुश बढ़ाकर फिर डेटा डालेगा। बताइए क्लियर हो रहा है? चलूं आगे, सबको समझ आ रहा है? स्टैक का डायग्राम समझ में आया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। यही डायग्राम आपकी एल्गोरिथम बनवाएगा, यही डायग्राम कोडिंग करवाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है शैला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है 0 से करें कि -1 से करें। डेटा स्ट्रक्चर ने कुछ नहीं कहा है, वो प्रोग्रामर को डिसाइड करना है। मैं -1 से करूंगा, आई विल स्टार्ट विद -1, ओके, बट ऐसा ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। फाइन, चलिए अब लेते हैं स्टैक का लास्ट डायग्राम। अब हम मान रहे हैं स्टैक भर चुका है। अब अगर स्टैक भर चुका है तो हम स्टैक में से डेटा रिमूव करते हैं। ठीक है, वो जो डायग्रामेटिक व्यू था वो पुश का था, अब मैं आपको पॉप ऑपरेशन का डायग्रामेटिक व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पुश ऑपरेशन का डायनेमिक व्यू था, डायग्रामेटिक व्यू, सॉरी। ठीक है, अब मुझे आपसे हेल्प चाहिए। लेट मी सी आप कितना समझ पाए, उस हिसाब से फिर मैं अपना आगे का लेक्चर प्लान करूं कि आपको कितना क्लियर हुआ। बताइए, डायग्राम समझ में आया आपको? पुश ऑपरेशन के डायग्राम क्लियर हुए? गुड। अगर क्लियर हुए तो अब आप हेल्प करिए मेरी पॉप डायग्राम को बनाने में, पॉप ऑपरेशन के डायग्राम्स। सो टू बिगिन विद हम ये मानकर चल रहे हैं ये हमारा स्टैक है, ओके। स्टैक के अंदर ये हमारे पास इस वक्त टोटली एलिमेंट्स फुल हैं। कितने फुल हैं, कहां कहां पर हैं एलिमेंट्स? 5 सेल पे, आप ये मान लीजिए ये 5 सेल हैं। इन 5 के अंदर आपने डेटा भरा हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। टॉस कहां पर होगा, जल्दी बताइए? यहां पर होगा, ओके। टॉस यहां पर बैठा होगा, एट लास्ट पोजीशन, एट लास्ट इंडेक्स। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है इसको डीएस की वोकैबुलरी में अपन बोलेंगे अ फुल स्टैक। ये आपका स्टैक एकदम फुल दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं स्टैक में से डेटा निकालता हूं। अगर आज की थ्योरी क्लियर है तो मुझे बताएं, हम अपनी मर्जी का डेटा निकालेंगे या जो टॉप पे है वही बाहर आएगा? हम अपनी मर्जी का डेटा निकालेंगे या जो टॉप पे है वही बाहर आएगा? 100% जो टॉप पे है वही बाहर आएगा। इसलिए जब भी हम पॉप की बात करते हैं ना, जब भी हम पॉप की बात करते हैं ना, हम पॉप को कभी नहीं बताते क्या हटाना है। हम पॉप को कभी नहीं बताते क्या हटाना है। फंक्शंस की भाषा बोलूं तो पॉप को हम डेटा पास नहीं करते, पॉप को हम डेटा पास नहीं करते। तो फिर पॉप को कैसे पता चलता है क्या हटाना है? पॉप को कैसे पता चलता है क्या हटाना है? टॉस देखकर। जहां टॉस बैठा होगा पॉप उसी एलिमेंट को हटाने का काम करेगा। तो अब अगर डायग्राम ड्रॉ करें पॉपिंग का, तो स्टैक ये मानता है जब आपने पॉप कॉल करा तो स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला सेल है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टैक का सबसे ऊपर वाला सेल है वो हम मानते हैं खाली हो जाएगा, वो हम मानते हैं खाली हो जाएगा। ठीक है, टॉस कहां जाएगा, जल्दी बताइए? टॉस अब एक स्टेप नीचे आ जाएगा, और ये जो 50 था यहां जिसे मैं डैश 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 में दिखा रहा हूं, ये 50 को हम लोगों ने यू मान लीजिए अब हटा दिया है। ये 50 को यू मान लीजिए हमने अब हटा दिया है। समझ में आया? ठीक है, तो अब बताइए पॉप के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हुए, जल्दी बताइए? पॉप के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हुए? बहुत सिंपल है, जल्दी बताइए। एलिमेंट रिमूव करो, रिमूव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? यहां एक वर्ड और जोड़ना चाहिए मुझे, रिमूव टॉप एलिमेंट। पॉप हमेशा टॉप एलिमेंट हटाएगा। और सेकंड स्टेप बताइए, डिक्रीमेंट टॉस।
देखिए अनऑफिशियली सही, लेकिन आपकी आज दो एल्गोरिथम्स तैयार हुई, वन इज पुश, अदर वन इज पॉप। अनऑफिशियली मतलब अभी इसको फॉर्मल वे में लिखना बाकी है, बट एक इनफॉर्मल वे में समझ में आ गया। पॉप के दो ऑपरेशंस होते हैं, नंबर वन एलिमेंट हटा दो, नंबर टू टॉस को घटा दो। पुश के भी दो ऑपरेशंस होते हैं, नंबर वन टॉस को बढ़ा दो और एलिमेंट को डाल दो। एवरीवन इज गेटिंग दिस? ठीक है, ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं पॉप करता हूं एक बार और तो डायग्राम क्या बनेगा? इफ आई अगेन कॉल पॉप, व्हाट विल बी द डायग्राम आई विल गेट? अगर हमने एक और बार पॉप कॉल करा, ध्यान दें, दिस इज आवर स्टैक, क्या होने वाला है? अब हम ये मानेंगे, वेरी गुड, दो एलिमेंट हट जाएंगे स्टैक में। अब टॉप एलिमेंट स्टैक का हो जाएगा 30, टॉस विल बी पॉइंटिंग एट 30, और जैसे 50 हटा था ऐसे ही यहां से हम दिखाएंगे 40 भी हट रहा है, ऐसे हम यहां से दिखाएंगे 40 भी हट रहा है। ठीक है, और गेस करिए, एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब स्टैक में कुछ नहीं होगा, एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब स्टैक में कुछ नहीं होगा, आएगी। वो स्टेज कौन सी होगी? वो स्टेज कौन सी होगी? वो स्टेज होगी जब टॉस -1 पे होगा। यानी हम स्टैक को देखकर नहीं बताते हैं स्टैक में डेटा है कि नहीं है, टॉस को देखकर बताते हैं। अगर टॉस -1 पे है तो स्टैक में कुछ भी है, हमारे लिए स्टैक खाली है। अगर टॉस -1 पे है तो स्टैक में कुछ भी हो, हमारे लिए स्टैक खाली है। समझ रहे हैं? और अगर टॉस 0 1 2 3 4 पे जा रहा है तो स्टैक के अंदर डेटा स्टोर्ड है। राइट? तो अब अगर हमने पॉप कॉल करा तो बताइए क्या होगा? एक खाली स्टैक पे अगर हमने पॉप कॉल करा तो क्या होगा? जो आपने अभी वोकैबुलरी पढ़ी उसकी रिवर्स वोकैबुलरी आएगी। और वो क्या होगी रिवर्स वोकैबुलरी? आई थिंक एवरीवन कैन गेस। वो रिवर्स वोकैबुलरी है, स्टैक विल नाउ बी इन अ स्टेट ऑफ अंडरफ्लो। क्लियर? तो यहां पे भी दो लाइंस ऐड कर दूं मैं, और जैसे पुश स्टैक के फुल होने पर ओवरफ्लो बताता है, ऐसे पॉप स्टैक के खाली होने पर हमेशा बताएगा अंडरफ्लो। ऑल्सो व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, यहां वर्ड यूज होगा एम्प्टी, द फंक्शन पॉप will report an error called stack underflow। बताइए क्लियर हुआ? डन? ये था आपका आज का बेसिक इंट्रोडक्शन विद डेटा स्ट्रक्चर्स स्टैक। अगले लेक्चर में अब हमें करनी है इसकी प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स आप चाहें तो ले लें और मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। ओके, इफ यू विश आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बाकी मैं ग्रुप में भी इसको पोस्ट कर ही दूंगा। दिस इज फर्स्ट पेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, पुष्कर करेंगे अपन आगे ये चीजें। ठीक, दीपक स्लाइड्स प्रिपेयर हो रही हैं, स्लाइड्स आप लोग को मिल जाएंगी। अभी मैं आपको यही नोट्स दे रहा हूं जो मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं। बताइए सब क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? ठीक है, हाँ मैं बता देता हूं, अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी और आपको फीस भी। देखिए डेटा स्ट्रक्चर की जो फीस है वो अगर आप लमसम देते हैं तो 2500 है। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं तो वो फीस 3000 है। ओके,
ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल फीस है वो 3500 है, बट हमने 1000 का डिस्काउंट दिया हुआ है इस समय ऑनलाइन के लिए। ये 1000 का डिस्काउंट है, आप इसे लॉकडाउन ऑफर मान लें, राइट। तो ये आपके लिए इस समय डिस्काउंट ऑफर्स हैं, ठीक है। फीस अभी आप आराम से 2 लेक्चर करिए, उसके बाद आपसे फीस की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे है, ओके, दैट इज 9th जून ऑन 11 AM। और ध्यान रखिएगा, जिस मेल से आपने आज लॉगिन करा है उसी से करना होगा। और अगर कोई आपका फ्रेंड हो जो लॉगिन नहीं कर पाया है, उन्हें बोलिएगा वो पहले से बात करके रखे टीम से, ताकि एंड मोमेंट पे आपको दिक्कत ना हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप भी अवेलेबल है, आप लाइफ टाइम मेंबरशिप भी बिल्कुल ले सकते हैं। लाइफ टाइम में सिर्फ हमारे पास 10 सीटें अभी बची हैं। और अगर आप सीरियसली आईटी में करियर देख रहे हैं अपना, आपको आईटी में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो नथिंग लाइक दैट लाइफ टाइम मेंबरशिप। जो हमारे करंट कोर्सेज हैं आपको वो भी मिलेंगे, जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं फ्रेमवर्क्स वगैरह के कोर्सेज, वो भी आप आराम से उस लाइफ टाइम में कर सकते हैं। अनीशा, अगर आपको अभी समझ में आया है तो आप कर सकते हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर का एक और बैच स्टार्ट होगा 29 जून के आसपास, जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में, आप लोग उसमें भी कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड आप 2-3 क्लासेस में करके देखो, उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं, कोई भी फी रिलेटेड इशू हो, कोई भी डाउट हो किसी को भी आप में से, आप लोग प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पे कॉल कर लें। ही इज मिस्टर यश, ओके। ये नंबर है 700052196, ठीक है। इधर यू कैन टॉक टू दिस नंबर, और आप चाहें तो परमजीत सर से भी बात कर सकते हैं, 9826686245, ठीक है। हाँ, मैं अगली क्लास में आपका ड्यूरेशन भी सेट कर दूंगा। ऑफ कोर्स अपन 1.5 आवर रखा करेंगे, नो इश्यूज इन दैट। 2 आवर्स भी कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, मैं एकदम से कर दूंगा ना तो आपको पहले ही दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहला प्रोग्राम बनने दीजिए, मुझे लगेगा आपसे डीएस झिल रही है तो अपन डेफिनेटली उसको 1.5 आवर तक ले जाएंगे, और 2 आवर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ दिनों तक, कुछ दिन बाद कर सकता हूं रेगुलर, क्योंकि मेरा दूसरा डीएस का बैच चल रहा है एमडब्ल्यूएफ के स्लॉट में, ओके। चलिए, सो विल मीट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग 11 o'clock, ठीक है। ये फी डिटेल्स हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, you can talk to these numbers, you can call at these numbers. Both the numbers are currently active, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दीपक, मैं आपको बताता हूं ट्यूसडे क्या है लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारी एक स्कीम है, जिस स्कीम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस स्कीम में आप हमारे सारे कोर्सेज लाइफ लॉन्ग पढ़ सकते हैं। चाहे आप भोपाल में हो तो पढ़ सकते हैं, भोपाल से बाहर हो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं, लाइव क्लास में आ सकते हैं। आपको वन टाइम पेमेंट उसका करना है, वो 11,800 है इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बॉम्बे में रहें, कहीं भी रहें, पूरी दुनिया में कहीं भी रहें, इंटरनेट तो होगा ना, बस वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो हम सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, उसमें से 15 हो चुके हैं, लास्ट के 10 बचे हुए हैं। आप पूरी डिटेल इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हैं, आप बात कर लीजिएगा इन नंबर्स पे, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप की पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोचिंग में आकर भी पढ़ सकते हैं, क्लासरूम में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जितने मोड से हम एजुकेशन डिलीवर करते हैं, आप उन सारे मोड्स को यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट नहीं भी रहे, आप आगे भी चले बढ़ गए, आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, वहां आपको लगा कोई टेक्नोलॉजी आपके काम आ रही है और वो हमारे सिलेबस में है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट बैच। कोई पैसा आपसे उस समय उसका नहीं लिया जाएगा, आपको बस एक टाइम पेमेंट देना है, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ट्यूसडे मिलते हैं 11 AM।